हेलो दोस्तों, मैं नीतू इस रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज फिर हम लोग देखने वाले हैं पूछे गए प्रश्न पत्र जो कि हिंदी साहित्य से जुड़े हैं अभ्यर्थी, तो वो इसे देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ये बताते चलूँ कि जो आगामी होने वाली है एग्ज़ाम, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4 का हो या फिर अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं हिंदी क्षेत्र से होने वाले, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको सही टाइम पर मिल पाए। और आज सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर, क्योंकि बहुत कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न करने की मैं कोशिश करती हूँ हर रोज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न जो है क्या है, रचना काल की दृष्टि से कविताओं का सही अनुक्रम पूछा गया है, जो कि यहाँ से दे दिया गया है हालांकि, लेकिन यहाँ पर डेट पीरियड मेंशन नहीं है। देखती हूँ। सरोज स्मृति जो है ये 1935 का है, ठीक है, 1935 का है। असाध्य वीणा जो है 1961 का है। अंधेरे में जो है 1964 का है। और पटकथा जो है 1972 का है। तो ये आपको ध्यान रखना है सभी। और सरोज स्मृति जैसा कि जान रहे हैं निराला जी का है। असाध्य वीणा अज्ञे का है। अंधेरे में जो है मुक्तिबोध का है। और पटकथा किसकी है ये आप कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। युग की गंगा है, शतरंगी पंखों वाली है, फूल नहीं रंग बोलते हैं और मिट्टी की बारात। तो युग की गंगा जो है ये है कब की है, तो ये 1947 की है। शतरंगी पंखों वाली 1959 की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1975। और मिट्टी की बारात, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 का है। और मिट्टी की बारात जो है 1972 का है। 46 का है मिट्टी की बारात। हाँ ये तो कुछ हाँ सही है। चलिए हम फूल नहीं रंग बोलते हैं 46 का। और मिट्टी की बारात जो है वो 47 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि ही होगा, उसके बाद गुप्त लिपि आया, उसके बाद कुटिल लिपि आया, और उसके बाद जो है थोड़ा सा हाँ दिखता होगा, तो ये देवनागरी लिपि का प्रादुर्भाव हुआ साथ में। तो ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि का जो विकास है महत्वपूर्ण है। चलिए अगला जो है स्थापना और तर्क से है। स्थापना क्या कहता है कि बिंब में अर्थ की संभाव्यता निश्चित होती है, तो बिल्कुल सही है। तर्क बताया जा रहा है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है, ऐसा नहीं है अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता। किसी किसी वर्ड का अर्थ निश्चित हो सकता है लेकिन वो भी गतिशील है, लेकिन हर समय जो है आपका हर अर्थ निश्चित नहीं होता है। और बिंब की यहाँ पर बात की जा रही है तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो पहले ये तो कोटेशन दिया गया है, सिर्फ ये स्थापना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसकी है, तो ये चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। कविता क्या है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है, ठीक है। तो वहीं से ये कोटेशन उठाया गया है, तो ये शुक्ल जी का ही कोटेशन है। तर्क है, ध्यान रखना है इसे। तर्क है कि क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक समान्य की भूमि पर पहुंच जाता है, तो ये भी उन्हीं का कोटेशन है। तो देखिए दोनों ही चाहे स्थापना हो या तर्क हो, ये शुक्ल जी का ही है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद्र यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे, तो बिल्कुल सही है, मानते ही थे। उनकी उपन्यासों में हम देख सकते हैं यथार्थवाद, आदर्शवाद।
उन्मुख उनके सभी उपन्यास हैं, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है, ऐसा नहीं है। यथार्थ पे उन्होंने जो बल दिया था, आप उनके उपन्यासों में देख सकते हैं कैसा ग्रामीण दशा को उन्होंने सभी के सामने रखा है। उस स्थिति में जब वो थे, खुद उन्होंने गुजारा किया है, तो समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना बड़ा ये चुनौतीपूर्ण रहा होगा उनका जीवन। तो ऐसे ही कोई कवि या लेखक नहीं बन जाता है जब तक वो खुद उस उलझन से, उस समय से नहीं गुजरता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ी ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कि सिर्फ आदर्शवाद को ही उन्होंने संपूर्ण जीवन दृष्टि में माना, ऐसा नहीं है। यथार्थवाद के साथ ही आदर्शवाद को उन्होंने रखा है अपने उपन्यासों में, अपने रचनाओं में। तो देख सकते हैं, आप जानते भी होंगे इस दृष्टि से, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। स्थापना है, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। ऐसा है, जो विचार शून्य हो वो साहित्य कैसे हो सकता है? ये तो गलत है, क्योंकि कला विचारों से पलायन है, कभी पलायन नहीं कर सकता है। जहाँ विचारों से पलायन हो तो फिर साहित्य वो रह ही नहीं जाएगा। तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्थापना है और तर्क है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। अब देखिए ये भी कोटेशन है, अब किसका है आप जरूर से कमेंट कीजिएगा, वैसे मैं बता दूंगी राजेंद्र यादव जी का है। क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण ज्ञान बोध या सत्य को प्रकाशित करती है, तो ये भी उन्हीं का है। तो देख सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण है। अगर ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए इतना सा ही कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, किसने कहा है, तो आप फंस जा सकते हैं ना वहाँ पे। तो इसीलिए आप इसे ध्यान में रखना है कि स्थापना दिया है, तर्क दिया है, लेकिन यहीं तक इसे नहीं जानना है, ठीक है। क्यों पूछा गया है, किसने कहा है, ये भी साथ साथ आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस ईयर प्रश्न कर रहे हैं तो आप सिर्फ आंसर देखते रहें, टिक आउट करते जाएं और आगे बढ़ते रहें, और आपके मन में ये विचार उठे कि नहीं मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है। लेकिन प्रीवियस प्रश्न ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाँ सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गले में खराश है, इस वजह से। तो मैं बोल रही थी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न को हल करना है, हल करने जैसा हल करना है, ना कि आपको बढ़ जाना है। चारों ऑप्शन देखना है, चारों ऑप्शन के क्या क्या पूछे गए हैं उसके अंदर की बात जाननी है। तो इस तरह कीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ये स्थापना है, तर्क है कि नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। ऐसा है, सिर्फ आप देख सकते हैं, उसे सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, ऐसा है बिल्कुल नहीं है, गलत हो जाएगा। क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। दोनों ही बात यहाँ पर आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी नहीं है, दोनों की सामान्य वैल्यू है, दृश्य और श्रव्य की नाटक में। आगे है देखिए कि स्थापना है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किसी की कोटेशन है, और किसका है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी का। मैं साथ साथ यहाँ पर आपको बताते चलूँ, क्योंकि ये जब मैं एग्जाम दे रही थी तो ये पूछा गया था, ठीक है। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को अच्छे से नहीं देखिएगा तो नहीं कर पाइएगा अच्छा स्कोरिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य मात्र का चरित्र निर्माण है, ऐसा किसी ने नहीं कहा, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही भी नहीं है खुद में ही। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्थापना और तर्क दिया गया है कि काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तो ये तो सही है, लेकिन किसने कहा है, ठीक है, किसने कहा है ऐसा। और क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता है, तो ये भी सही है, विज्ञान का संबंध जो है कोई संवेदना वगैरह से नहीं है। तो ये दोनों ही बात आपस में सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाला जो स्थापना दिया गया है, ये किसी की
कथन है, ठीक है। और किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण कथन है। बार बार ये पूछा गया है, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर टीईटी हो, पीजीटी हो, अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, जो भी हैं प्रवक्ता वगैरह, सब में पूछे गए हैं इस प्रश्न को, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो दोनों ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थापना और तर्क है। संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। बिल्कुल है, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है, तो ये भी सही है। यहाँ व्यापार से मतलब है कि संस्कृति, आप खुद को ही ले लीजिए, अब किसी संस्कृति जाइएगा कहीं और, तो वहाँ का आप अपने संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे, आप अपना संस्कृति उनके व्यवहार में डालेंगे और उनका संस्कृति आप अपने व्यवहार में डालेंगे। तो सही में ये स्थानांतरण तो है ही, क्योंकि संस्कृति स्थानांतरण गतिशील होता है। आप कहीं भी जाएं, वहाँ का आप सीख सकते हैं और अपना सिखा सकते हैं, तो ये दोनों ही सही है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। सही बात है, स्त्री थोड़े पैदा होती, स्त्री को तो आप स्त्री बनाते हैं। उनकी भावनाओं को, उनकी शारीरिक बनावट को लेके बहुत सी बातें बताई जाती है, बोली जाती है, उनके अंदर ये पैदा की जाती है कि तुम एक स्त्री हो। तो स्त्री पैदा नहीं होती है, स्त्री तो बनाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समाज में उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। देखिए, ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो सही है, लेकिन आर गलत हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करें। सलभ में शाप में वर हूँ, तो महादेवी वर्मा जी का है। दुखी जीवन की कथा रही, निराला का है। वियोगी होगा पहला कवि, पंत का है। जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो सभी महत्वपूर्ण हैं, ध्यान में रखना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पात्रों का उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो मल्लिका जो पात्र है, ये आषाढ़ का एक दिन से है। देवसेना स्कंदगुप्त की पात्र है। शीलवती है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और शर्मिष्ठा जो है, ये देहांतर की पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो रतिनाथ की चाची, ये नागार्जुन का है। परती परिकथा रेणु का है। कब तक पुकारूं, रांगे राघव का है। और प्राणी के प्राचीर, जो कि रामदरस मिश्र का है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन ये रचना नई है, तो आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा पूछी नहीं गई है, लेकिन ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित करना है, जो कि यहाँ पर सुमेलित है। चिंतामणि, जो कि चिंतामणि जो है कवि कुलकल्पतरु इनका है। मतीराम का वृत्त कौमुदी। और अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, तो भूषण का है छत्रसाल दशक। और बोधा का जो है वो विरह बारिश है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। वल्लभाचार्य, जिन्होंने शुद्धाद्वैत सिद्धांत दिया है। निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत सिद्धांत है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत है। और माधवाचार्य जो है द्वैतवाद से संबंध है इनका। तो ये सभी को आपको एकदम से ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और यहाँ से तो प्रश्न आप कंफर्म रखिए कि प्रश्न पूछे ही जाएंगे, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये तो आपके कंफर्म है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों के उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद का है, 1379 का है। मृगावती कुतुबन 1503 ईस्वी का है। अखरावट जायसी और मधुमालती, जो कि मंझन का है। मधुमालती 1545 ईस्वी का है, ध्यान रखना है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों का उनकी कृतियों के साथ आपको सुमेलित करना है। स्वयंभू का है पौंचर्यू, 8वीं शती के हैं। स्वयंभू पुष्पदंत 10वीं के हैं। तो पुष्पदंत का है महापुराण। अब्दुल रहमान संदेश रासक है इनका। और शबरप्पा का चर्यापद काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो धातु सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हेज ने दिया था। यो हे हो सिद्धांत न्यावर ने दिया था। इंगित सिद्धांत जो दिया था राय ने दिया था। और संपर्क सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से बीपीएससी टीआरई 3rd में प्रश्न पूछे गए हैं और ये रेवेज ने दिया था, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित आचार्यों का उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। तो भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, शंकु का है अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद और ये रस के संस्थापक भी रहे हैं, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित पत्रिकाओं का उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो प्रतीक जो पत्रिका है आगे ने संपादित किया था। विशाल भारत को बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा किया गया है। कर्मवीर पत्रिका के संपादक रहे थे माखनलाल चतुर्वेदी और चांद जो कि महादेवी वर्मा जी ने संपादित किया था। और चलिए ये कल करते हैं क्योंकि लास्ट बचा है, तो कल जो पेपर बचा हुआ था उसका मैंने आज करा दिया और बाकी जो है मैं कल कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और कंटिन्यूस यहाँ पर क्लास होती है आप लोगों के लिए। PYQ और रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जैसे ही ख़त्म होगा जो लेटेस्ट पेपर है अभी मैं सारे ही कराने वाली हूँ, चाहे वो किसी भी राज्य से हुआ है एग्ज़ाम आपके हिंदी क्षेत्र का, मैं सभी कवर करवाऊंगी। तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इन सब वीडियो से। तो बिल्कुल बने रहें चैनल के साथ और शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक जो भी हिंदी क्षेत्र से एग्ज़ाम देने वाले हैं, जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। चलिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाएगी इसीलिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, फिर कल आती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।